हाँ जी बच्चों, आज हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, है ना। लेकिन थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का करा देना चाहता हूँ। दैट इज मैक्सवेल्स ग्राफ्स ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हाँ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और वैसे तो उसमें कुछ सवाल आता नहीं है, लेकिन वो आपके थ्योरी के अंदर जो है ना, आपके स्कूल में पूछा जा सकता है 11th क्लास के अंदर। मैक्सवेल्स ग्राफ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मैं आपको बातें समझाता हूं, आप समझिए। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में कोई गैस भरी है। मान लो इसमें 1 मोल 2 मोल 3 मोल कुछ भी वो है। तो 1 मोल का मतलब आपको पता है क्या होता है? 1 मोल का मतलब कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता, सब बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके अंदर है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से चलते हैं। कोई मॉलिक्यूल किसी वेलोसिटी से चलता है, कोई मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से चलता है। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो एक मिनिमम वेलोसिटी से लेकर मैक्सिमम वेलोसिटी तक होती है, राइट। अब मैं ये कहता हूं कि इफ dn इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ अ वेलोसिटी v, वेलोसिटी स्पीड है मतलब वेलोसिटी v। अब देखो, यहां हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं v एंड dn में। dn इज नॉट नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, dn इज वेरी स्मॉल नंबर, dn इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। और ये वो नंबर है कि इतने मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी v से चल रहे हैं। तो आप बात को समझिए कि dn इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ वेलोसिटी v। इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स जो हैं किस किस वेलोसिटी से चल रहे हैं मैं बताऊं? v1 v2 v3 v4 vn, बहुत सारी वेलोसिटीज है, इनफाइनाइट वेलोसिटीज हो सकती हैं। तो ये आपका जीरो वेलोसिटी है। जीरो वेलोसिटी से कोई मॉलिक्यूल नहीं चल रहा, कोई मॉलिक्यूल नहीं चल रहा, सबकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। तो ये ग्राफ कभी भी यहां से जीरो से पास नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर से रहेगा, थोड़ा सा ऊपर से रहेगा, है ना। हाँ, तो आपकी वेलोसिटी जो है कुछ तो रहेगी ही, कुछ तो रहेगी ही। तो ये ग्राफ लगभग इस तरह से होता है। देखिए आप, इट विल नॉट गो टू जीरो बट इट विल बी लाइक दिस। ये आपका एक ग्राफ आया है, सबसे कम टेम्परेचर पर ग्राफ है। दिस इज वेरी वेरी लेस टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर। एक्चुअली क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है ना, जब टेम्परेचर कम होता है तो वेलोसिटी बहुत कम होती है, वेलोसिटी बहुत कम होती है। ये वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट टेम्परेचर 1, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट टेम्परेचर 1। यानी टेम्परेचर 1 जो है वो सबसे कम टेम्परेचर है, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथ साथ चलते हैं, एक जैसी वेलोसिटी से चलते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है ना। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे दिस ग्राफ विल गोइंग टू बी फ्लैटन, फ्लैट हो जाएगा ग्राफ। और बढ़ा दोगे तो और फ्लैट हो जाएगा, और बढ़ा दोगे तो और फ्लैट हो जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। देखिए, दिस इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग, दिस इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो देखिए आप, dn को मैं यहां और लिख देता हूं अच्छी तरह से। dn it is very small number, small number of molecules, small number of molecules moving with same velocity v। तो v वेलोसिटी से चल रहा है, इनकी वेलोसिटी v सेम है सब मॉलिक्यूल्स की, dn मॉलिक्यूल्स की। तो देखो यहां पर ये इतने मॉलिक्यूल थे, बहुत थोड़े से थे जो इस वेलोसिटी से चल रहे थे। फिर
आपके जो है ना वी मैक्सिमम से चल वी मोस्ट प्रोबेबल से चलने वाले, मोस्ट प्रोबेबल है ये। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? T1 टेम्परेचर की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है? मैं बताता हूँ। T1 टेम्परेचर की मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ है। बहुत कम मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम वेलोसिटी से चलते हैं। T2 टेम्परेचर की मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ है। बहुत कम मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम वेलोसिटी से चलते हैं। T3 टेम्परेचर की मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ है। बहुत कम मॉलिक्यूल मैक्सिमम वेलोसिटी से चलते हैं बेटे। T2 टेम्परेचर की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ है ना, MP। इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब वो मॉलिक्यूल चलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP3 है ना। तो देखिए T1 इज लीस्ट टेम्परेचर, T2 इज ग्रेटर टेम्परेचर, T3 इज ग्रेटर टेम्परेचर। एज सुन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ग्राफ इज कमिंग डाउन। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है ना, कॉमन वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, कॉमन वेलोसिटी से चल रहे मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होता जाता है। यानी कि फ्रेंडशिप कम होती जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का नंबर, फ्रेंडशिप का नंबर कम हो रहा है, फ्रेंड्स का नंबर कम हो रहा है, साथ साथ चलने वालों का नंबर कम हो रहा है। अब सब अलग अलग चलेंगे, है ना। हाँ, सब अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगे तो वेलोसिटी की स्प्रेड बढ़ गई। देखिए, सबसे पहले कम टेम्परेचर पर वेलोसिटी की स्प्रेड इतनी थी, स्प्रेड ऑफ वेलोसिटी कम थी। फिर वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ गया तो स्प्रेड ऑफ वेलोसिटी बढ़ गई, रेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ गई। टेम्परेचर और बढ़ गया तो स्प्रेड ऑफ वेलोसिटी और बढ़ गई। तो देखिए, मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये तो आपको बोल ही दिया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ VMP1 इज लेस देन VMP2 इज लेस देन VMP3, है ना। बट DN of MP1 most probable 1 is greater than DN of most probable 2 is greater than DN of most probable 3। आप इस कंसेप्ट को पकड़िए। सबसे पहले वाला जो MP1, DN मोस्ट प्रोबेबल 1 ये है। फिर DN मोस्ट प्रोबेबल नंबर 2 है, DN मोस्ट प्रोबेबल नंबर 3 है ना। ये चीज़ है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या क्या होता है उसकी मैं लिस्ट बना देता हूँ। बना दूँ? देखिए, तो आई एम मेकिंग अ लिस्ट दैट व्हाट विल हैपन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना। एज द टेम्परेचर गोइंग टू इंक्रीज व्हाट विल हैपन, है ना। देखिए जी, as we increase the temperature of a gas, as we increase the temperature of a gas, है ना। तो देखिए, नंबर 1 वेलोसिटी स्प्रेड इंक्रीजेज, है ना। स्प्रेड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी ऑफ स्प्रेड ज़्यादा दूर दूर वेलोसिटी होगी, राइट। नंबर टू है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, number of molecules moving with most probable velocity increases, नहीं सॉरी decreases, but VMP, that is most probable velocity, increases,
मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है साहब, देखो, है ना, ये वीएमपी कम है, वीएमपी ज़्यादा है, वीएमपी 3 ज़्यादा है, तो टेम्परेचर के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से चल रहे मॉलिक्यूल्स का नंबर गिर रहा है ना। नंबर थ्री, हाँ ये चीज़ हो गई ना। नंबर 3 कि ये जो ग्राफ का एरिया जो है ना, टेम्परेचर के साथ साथ ये भी बढ़ जाएगा, बड़ा एरिया आ जाएगा, यहाँ पे एरिया छोटा होगा, राइट। खैर चलो वो सब इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ये 2 चीज़ें ज़्यादातर पूछते हैं आपके, और ये 2 में ही आपका ये ग्राफ पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है ना। आप देख लो कि जैसे ये आपका देखो ग्राफ स्टीप है, फिर फ्लैटन होता जाएगा, है ना। आप ये तीसरे में लिख सकते हैं, ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस dn, बी फ्लैटन एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्राफ का जो वो ग्राफ की जो शेप है वो फ्लैट होती जाती है, और जो है ग्राफ फैलता चला जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। एक मिनट जरा, हाँ जी, देखिए थर्मोडायनामिक्स जो है वो इट इज स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, है ना। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को यूज में लेकर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट किया था, थर्मोडायनामिक्स। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि थर्मोडायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो वी स्टडी रिलेशंस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, P V T U इंटरनल एनर्जी, राइट। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डेराइव किया था। जैसे प्रेशर को हमने डेराइव किया था, प्रेशर क्या था, PV = nRT, इसको हमने डेराइव किया था, है ना। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को भी हमने प्रेशर के फॉर्म में लिख दिया था, क्या कि प्रेशर इज 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने लिख दिया था, राइट। अब थर्मोडायनामिक्स में हम PV T और U के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक मैं थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करूंगा ना, वो डिस्कस करूंगा मैं क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। हाँ, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस। एक बार क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस की स्पेलिंग जरा चेक कर लो, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस की स्पेलिंग चेक कर लो एक बार जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सही लिखा है मैंने, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस, एक्चुअली ये क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, it is very very slow process. Changes takes place in such a way so that we are not able to visualize it. हम इसको समझ नहीं पाते, सोचते नहीं कि चेंज हो गया, जबकि चेंज हो जाता है ना। तो वेरी स्लो प्रोसेस है, और सब टाइम पर ये ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो इसको मैं इस तरीके से बोलूँगा
कि क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस is a process of such kind that an equilibrium is observed. Equilibrium seems to be at maintained at all times. अब देखो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस समझाने का तरीका है ना, बातों को करने का ढंग है, आइडियल प्रोसेस कहते हैं इसको, है ना। देखिए क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को मैं आपको अभी बताऊंगा एक एग्जांपल दे करके, वो एग्जांपल दे करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूँ। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? स्लो होता है, नंबर 2 आइडियल होता है, नंबर 3 रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है वापस वैसा का वैसा बन जाएगा जैसा आपने शुरू किया था। स्लो होता है, आइडियल होता है, रिवर्सिबल होता है। चौथा, मेंटेन इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है ये चीज़, मैं बताता हूँ। देखो आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये आपके पास में एक गैस सिलेंडर है जी। इस गैस सिलेंडर पर हमने एक पिस्टन रख रखा है, करेक्ट। ये गैस सिलेंडर है, इस पर पिस्टन रख दिया। ये गैस है, इसके अंदर वॉल्यूम V है, अभी इसका प्रेशर P है, अभी इसका टेम्परेचर T है, करेक्ट हो गया। मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक रुपए का सिक्का रख दिया। क्या रख दिया? इसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दिया। 1 रुपए का सिक्का था ना, जानते हो 1 रुपए का सिक्का, सब जानते हैं। 1 रुपए का एक सिक्का रख दिया इसके ऊपर, ठीक। रख करके फिर 1 घंटे बाद में फिर 1 रुपए का सिक्का रख दिया। फिर 1 घंटे बाद में फिर 1 रुपए का सिक्का रख दिया। 1 रुपए का सिक्का हर घंटे बाद रखे जा रहे हैं। 10 दिन तक रखते रहे। क्या? हर 1 घंटे में 1 रुपए का सिक्का रख दिया। 10 दिन तक रखते जाओ। 10 दिन तक रख लो यार, नाराज हो रहे हो तो 5 दिन तक रख लो, कोई बात नहीं, 1 दिन रख लो। मतलब आप समझ लो मेरी बात। एक साथ नहीं रख रहे हम सिक्के, एक साथ नहीं रख रहे। 1-1 रुपए के 1-1 रुपए के 1-1 रुपए के 1-1 रुपए के सिक्के रखे जा रहे हैं। अब पता है क्या हो रहा है? आपने इस सिलेंडर को यहाँ पे निशान लगा दिया था कि भैया इतनी ऊंचाई पर है। आप देखेंगे कि जब आप 1-1 रुपए के काफ़ी सिक्के रख चुके हो, इसके ऊपर काफ़ी वजन हो गया है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी कॉम्प्रेस हो गया। अब ये जो कॉम्प्रेस हुआ तो बड़ी लंबे समय में कॉम्प्रेशन आया, और इस बड़े लंबे समय में जो कॉम्प्रेशन आया उसमें एक खास बात रही, बहुत खास बात रही, कि हर मोमेंट पर हमें ये फील हुआ कि कुछ हो ही नहीं रहा। हर मोमेंट पे हमें लगता है तो कुछ नहीं हुआ यार। अब उस पर 1 रुपए का सिक्का रखा, कुछ फर्क ही ना पड़ा, दिखाई नहीं। फिर दूसरी बार रखा, फिर भी कुछ फर्क ना पड़ा। मतलब ऐसा लगता है जैसे वहीं पे है। तो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, है ना। तो मेंटेन इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स, जबकि ऐसा मतलब अब लास्ट में जाकर के पता लगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। इसी तरह की तैयारी का प्रोसेस है कि आप लोग जो IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो, रोज़ अपने नॉलेज को एनरिच करते जाओ नियम के साथ में। आज का काम आज करते जाओ, है ना। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ ना, निश्चित सफलता का राज, आज का काम आज करते जाओ। धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन आप चेंज देख लोगे, बहुत बड़ा प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस हो गया। अब हम एक एक करके इन सिक्कों को, जिस तरह से 1-1 घंटे में रखा था, उठाते जाओ, एक एक करके सिक्का, एक एक करके उठाते जाओ, है ना। तो हर घंटे में सिक्का उठा रहे हैं, अब की बार पहले रखा था, अब उठा रहे हो, वापस वो वहीं आ जाएगा। इसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस,
है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बड़ा ही मतलब मस्त प्रोसेस होता है ये, राइट। चलिए अब हम जो है ना इसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमने थर्मोडायनामिक्स में ये कह दिया कि हम PVTU को डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ, दो चीज़ें डिस्कस कर लूँ मैं। सबसे बढ़िया बात तो स्पेसिफिक हीट डिस्कस कर लूँ और लेटेंट हीट डिस्कस कर लूँ, है ना। ये तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पूछ सकते हैं ना, स्कूल में पूछा जा सकता है आपसे कि क्या होता है, तो आप बता देना ये सब बातें, ठीक है। अब मैं आपसे एक अलग तरह की बात करना चाह रहा हूँ और वो आप जानते हैं सब, है ना। हाँ, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट की बात करूँ। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि लेटेंट हीट में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। लेटेंट हीट में उसकी फेज चेंज हो जाती है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल s से या s से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। और पता है मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, ऐसे बोलते हैं। Q इज व्हाट? Q इज हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर डी थीटा या डेल्टा थीटा, है ना। डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, इतनी हीट एनर्जी की ज़रूरत है। एम क्या है? मास है, मास है। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इट इज स्पेसिफिक हीट इज हीट needed to raise temperature of unit mass through 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका टेम्परेचर रेज होता है, ये स्पेसिफिक हीट की बात हो गई। M इंटू एस जो है ना, इस टर्म को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी, ये आप थोड़ा सा याद रखना। M इंटू एस को हीट कैपेसिटी बोलते हैं, करेक्ट। अब मैं आपको लेटेंट हीट की बात में बता देता हूँ हाथों हाथ। लेटेंट हीट क्या होता है कि टेम्परेचर राइज नहीं होता है ना, नो टेम्परेचर राइज, नो टेम्परेचर राइज, है ना। अब टेम्परेचर राइज तो होगा नहीं, फेज चेंज हो जाएगी, फेज चेंजेज। अब देखो मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं। Q बराबर आएगा M इंटू एल। एल को हम लेटेंट हीट कहते हैं, LH बोल दो इसको, LH बोल दो, है ना। तो LH क्या है? LH इज लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल, है ना, लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल। और हम कहेंगे इसको हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। अब ये है क्या चीज, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सब्सटेंस, है ना। देखिए हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इजी अवेलेबल मटेरियल है, सबसे आसानी से कहीं भी मिल जाता है, घूमते फिरते यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ वो मटेरियल मिल जाता है, उसका नाम पता है क्या? वाटर तो यहीं अवेलेबल है, सबसे इजी अवेलेबल है, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। मतलब देखो हमारे लिए ईश्वर ने कितना किया है, हवा, एयर सब जगह मिल जाती है, फ्री मिल जाती है, फ्री। और हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप 1 मिनट आपको हवा में से निकाल के बाहर कर दो, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, पता लग जाएगा पानी कितना इंपॉर्टेंट है, और वो अवेलेबल है। यानी नेचर कितना दयालु है हमारे ऊपर कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको उसने क्या किया, ऐसे ही कर रखा है, ले लो।
फ्री में है। हाँ चलिए जी, तो आप देखिए ज़रा, लेटेंट हीट की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी पानी की बात करता हूँ, वाटर, हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लो मेरे पास आइस है, थोड़ी सी आइस है, और मान लो मेरे पास आइस है सपोज -40 डिग्री सेल्सियस की। देखो जी बात यह है, सब जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमती है, लेकिन हमने इसको इतना कम कर दिया कि -40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, है ना। तो सपोज वी हैव आइस 1 ग्राम आइस ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, कंसीडर 1 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, है ना। नाउ आई वांट टू हीट अप, है ना, वी वांट टू कन्वर्ट this 1 gram ice of -40 डिग्री सेल्सियस, है ना, into steam of 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टारगेट है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, शुरू कर दूँ। सबसे पहले मैं स्टोव खरीद करके लाऊंगा, स्टोव जलाऊंगा। चलो जी स्टोव जला दिया मैंने, स्टोव जला लिया, है ना। हाँ स्टोव जल गया साहब। अब इस स्टोव के ऊपर हम क्या रखेंगे, बर्तन रखेंगे, है ना। एक बर्तन के अंदर हम आइस रख देंगे। कितनी आइस है, 1 ग्राम है हमारे पास, हमने 1 ग्राम ली है जानबूझ करके, है ना। हाँ तो मैंने प्लान्ड वे में 1 ग्राम आइस ली है, क्योंकि अगर आपको 1 ग्राम को गर्म करना आ गया ना, तो फिर आप कितने भी ग्राम को गर्म कर लोगे, मल्टीप्लाई तो करना है। 1 ग्राम को अगर आपने गर्म कर दिया तो फिर तो आप कितने भी ग्राम को कर दो। तो हम आपको 1 ग्राम आइस को गर्म करना सिखाते हैं, राइट। फिर आप 10 ग्राम कर लेना, 100 ग्राम कर लेना, 200 ग्राम कर लेना, मल्टीप्लिकेशन कर देना, खत्म बात। तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ 1 ग्राम आइस की, कि 1 ग्राम आइस को आपको फर्स्ट स्टेप हीटिंग का स्टेप नंबर 1, तो देखिए हीट द आइस फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो साहब आइस को, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस का पिघलना शुरू होगा। आइस का फ्यूजन भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है और उसका पिघलना भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट ऑफ आइस। जीरो डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट ऑफ आइस। तो वो इस तरह से है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, करेक्ट। अब जब इस तरह से है हमारे पास में, तो आप ध्यान दो कि क्या होने वाला है कि आपकी जो आइस है ना, उसकी एनर्जी इतनी चाहिए साहब, एनर्जी इतनी चाहिए m×L, है ना। तो मैं m×L1 लिख देता हूँ। m है आपका 1 ग्राम, L1 आपका होता है, अरे एक मिनट पहले तो हीट करना है ना, तो पिघलाएंगे तो बाद में भैया। तो पहले तो 40 डिग्री तक गर्म करो ना। Q1 इज हीट रिक्वायर्ड टू हीट द आइस फ्रॉम -40 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस। द फर्स्ट स्टेप की बात करें हम, एक मिनट मैं कर रहा हूँ। देखो जी, Q1 इज हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम आइस फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। मैं आपको यहाँ पे
बताना चाहता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो ये आएगा एम एस डेल्टा थीटा एस आई। एम आपका 1 ग्राम है ना। अब एस आई बताता हूँ आपको, एस आई इज, नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, एस आई इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये आपका आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आता है। तो मैं यहाँ पे इसको 0.5 लिखूंगा, और पर डिग्री सेल्सियस यानी कि इसका डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो है 0 - -40, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि ये आ जाएगा 20 कैलोरी। तो आप अगर 1 ग्राम आइस को -40 से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो आपकी 20 कैलोरी हीट आएगी, 20 कैलोरी हीट आएगी। चलिए जी Q2। अब मैं क्या करूँगा, पानी को पिघलाऊंगा, है ना। हाँ, तो अब की बार में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे गर्म। तो हीट नीडेड टू मेल्ट 1 ग्राम आइस into water at 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। पता है क्या आएगा, ये ML1 आएगा। M आपका 1 ग्राम है, L1 मैं आपको कह रहा हूँ 80 कैलोरी है, कैलोरी पर ग्राम होता है ना। तो ये 80 कैलोरी आंसर आ जाएगा इसका Q2। आप इस चीज़ को समझिए, ये Q2 है क्या, ये L1 क्या है, L1 है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, है ना, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, कि भाई इसमें मेल्ट कर देंगे, आइस से पानी बन जाएगा, आइस से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ना वो ये पानी बन गया है, पानी बन गया है। अब 1 ग्राम पानी है हमारे पास, तो देखिए हमारे पास जो 1 ग्राम आइस थी पहले -0 डिग्री सेल्सियस पर थी, फिर हमने उसको क्या किया, उसको गर्म करके -40 डिग्री सेल्सियस पर थी, फिर हमने उसको गर्म करके 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, फिर उसको और गर्म करेंगे तो पानी में बदल गया है, वाटर में बदल गया है। देखिए तीसरा स्टेप, हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये लो जी, इसे कहेंगे MS2 डेल्टा थीटा, MS2 डेल्टा थीटा। S2 क्या है, S2 अलग स्पेसिफिक हीट है, वो वहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस थी, चलो इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बोल दो, है ना। हाँ, उसको आई बोला था ना, इसको वाटर बोल दो। अब देखिए एस वाटर मैं बता देता हूँ आपको क्या है। एस वाटर होता है 1 ग्राम पर ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये एस वाटर होता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना। ठीक है जी, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे कि M को आप रख दीजिए 1, SW को रख दीजिए 1 और इसको रख दीजिए 100 - 0, चेंज इन टेम्परेचर। तो आपका ये 100 कैलोरी आ गया, 100 कैलोरी आ गया। पानी गर्म हो चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप ये था, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, डिमार्केशन लाइन, डेट वाज स्टेप 1, कि आपका जो आइस थी वो -40 से गर्म होकर 0 तक आ गई। फिर आपकी आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदल गई। फिर आपका जो पानी था वो गर्म हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 कैलोरी हीट देने पर। अब हम बात करेंगे Q4, चौथा स्टेप, है ना। हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 ग्राम, heat needed to convert 1 gram water into steam
इंटू स्टीम इंटू स्टीम इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये आएगा ML2। अब ये L2 जो है ना, इसको मैं समझाता हूँ क्या है। L2 क्या चीज़ है? L2 है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना। अब ये 1 ग्राम हो गया और L2 क्या आ गया? L2 आपका 540 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए? वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये इसकी वैल्यू होती है, राइट। तो ये 540 कैलोरी आ गया आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना है? क्यू टोटल कितना है? क्यू टोटल है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो देखो जरा, 20 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540 कितना आ गया ये? 740 आ रहा है क्या? हाँ 740 आ रहा है। तो ये 740 कैलोरी आ गया। तो आप देखिए कि इतना अगर हम कैलोरी दे देते हैं तो वी कैन कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम। स्टीम में बदल जाएगा पानी, भाप बन जाएगी पानी की, है ना। तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए। अब आप ये जो है ना, इतना नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप क्या क्या कर सकते हैं ये मैं समझा देता हूँ आपको कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कितनी भी आपको स्टीम दे दें, कितनी भी आपको आइस दे दें, कितना भी आपको पानी दे दें, जो मर्जी करवाएं वो, है ना, वो सब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बिकॉज ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना। हम काफ़ी सारी कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम जो है ना हीट के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बातें करेंगे। एक्चुअल में ये थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते थे कि भाई कैसे कैसे होता है। फिर स्टीम के बाद में फिर वो जो है ना उसको गर्म करते हैं और गर्म करते हैं स्टीम के बाद में। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बन जाता है, तो उसे कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। स्टीम को भी गर्म करते हैं तो वो सुपर हीटेड स्टीम होता है। और जो सुपर हीटेड स्टीम जो है उसको हम अप्रोक्सीमेटली गैस मानते हैं। सुपर हीटेड स्टीम को हम अप्रोक्सीमेटली गैस मानते हैं, करेक्ट। इसमें देखिए अगर हम इस चीज़ को जो है ना ग्राफिकल समझाएं, कि ग्राफ बना करके समझें अगर इसी चीज़ को, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो। हीटिंग कर्व ऑफ आइस। देखिए सबसे पहले हम टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं, हीट को इधर रख लेते हैं ना, हीट को इस एक्सिस पे रख लेते हैं साहब, टेम्परेचर को इस एक्सिस पे रख लेते हैं, करेक्ट। अब देखो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं टेम्परेचर कुछ इस तरह से ले रहा हूं। यहां पर अपन ने स्टार्ट -40 से किया था ना, तो आप -40 यहां ले लो, -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ ले लो, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ आप 0 ले लीजिए, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आप यहाँ 100 ले लीजिए, है ना, यहाँ 100 ले लीजिए, राइट। इस जगह आप 100 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, राइट। इस तरह से होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम बर्फ को -40 से गर्म करना शुरू करूँगा। धीरे धीरे करके उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, हीट जाएगी, हीट लेगी। तो हीट जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। फिर 0 डिग्री जैसे ही आ जाएगा टेम्परेचर बढ़ना बंद। फिर क्या होगा, ये आइस जो है और गर्म करोगे आप तो ये हीट में कन्वर्ट होगी। आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो हीट खर्च हुई थी वो 20 कैलोरी थी, है ना।
तो नॉलेज आपको क्या आई इसमें आपको नॉलेज आई स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है। इसके बाद में क्या हुआ कि हमने जब इसको गर्म करते गए तो फिर ये यहाँ से पानी बनना शुरू हो गया। अब ये आइस टू वाटर कन्वर्ट हो रहा है साहब, आइस टू वाटर कन्वर्ट हो रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन हीट काम में आ रही है। और कहाँ तक कितनी हीट काम में आ जाएगी यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, 120 तो ये थी, 20 तो ये थी, 80 ये आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 80 कैलोरी काम आएगी, 80 कैलोरी काम आएगी। तो ये 100 कैलोरी हो जाएगी टोटल, यहाँ तक 100 कैलोरी हो गई। अब यहाँ आने के बाद जब 100% पानी बन चुका है पूरी आइस का, अब पानी गर्म होना शुरू होगा। और कहाँ तक जाएगा गर्म होते होते? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी गर्म हो चुका होगा, है ना, यहाँ तक आपकी टोटल हीट कितनी आ गई? 200 कैलोरी आ जाएगी। फिर आपका जब पानी गर्म हो चुका होगा तो फिर से भाप बनना शुरू होगा। अब फिर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एक पॉइंट आएगा जब आपकी टोटल जो है ना 200 और 540 और आ जाएगी ना, 740 कैलोरी टोटल हीट हो जाएगी यहाँ तक आते आते, है ना। ये वाली जो हीट है ये केवल 20 कैलोरी है, ये वाली जो हीट है ये केवल 100 कैलोरी है, ये वाली जो हीट है वो केवल 540 कैलोरी है, 540 कैलोरी, राइट। और हमारी जो है ना ये हीट कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। अब देखो इसके बाद में भी अगर आप गर्म करते हैं देन दिस बिकम्स सुपर हीटेड स्टीम, इसका नाम सुपर हीटेड स्टीम है ना। हाँ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम, ये सुपर हीटेड स्टीम आ गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हो गई, राइट। अब जब आपके पास में ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हो गई तो अब मैं बात करूंगा कि टोटल कितना क्या क्या हुआ। तो एस आई आपका आ गया। अब L1 जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मतलब है आइस टू वाटर या वाटर टू आइस, है ना। इसको कहते हैं हम 80 कैलोरी पर ग्राम। फिर हम कहेंगे S ऑफ वाटर, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर हम आ जाएंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, L2, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कह देंगे 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना। हाँ जी, एक दो बातें और बता दूं मैं आपको। कैलोरी जो होती है ना उसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी, इसको आप याद रखेंगे 4.18 जूल। कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेटली 4.2 भी लिख देते हैं, हम ज़्यादातर अप्रोक्सीमेट ही लिखेंगे। तो 1 कैलोरी इज 4.18 जूल, दैट इज 4.2 जूल, करेक्ट। ये 1 कैलोरी होती है। ये जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग होता है ना, जनरली दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, जनरली दिस प्रोसेस takes place generally this process takes place on pressure constant, है ना। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं इस प्रोसेस पर, तो ये प्रोसेस जनरली प्रेशर कांस्टेंट पर होता है, राइट। ये बातें हमने कर ली। हम थर्मोडायनेमिक्स की जो एक्चुअल बातें हैं वो, ये एक्चुअल में छोटी सी बात मेरे को बताने की इच्छा थी और हम बताते भी हैं हमेशा। फिर अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और फिर मैं वर्क डन की बात करूंगा, इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोबारिक, आइसोपिस्टिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, ये सब आप लोगों ने कब किए थे बताओ? केमिस्ट्री में किए थे। तो केमिस्ट्री में जो किया था वो हम यहाँ भी पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, तो आज का काफ़ी है, नमस्ते, ठीक है।